1947 में गोरी चमड़ी वाले भी भागे हैं, और अब हो सकता है 2027 में काली चमड़ी वाले भी भागे। हमें क्या पता 2047 में भागने वाले हैं कि 2027 में, हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लोग चिल्लाते हैं चोर चोर चोर। नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, ये आपकी चोरी करते रहेंगे। मतलब सिर्फ वोट चोरी थोड़ी कर रहे हैं, ये खाली आपके इमोशंस के साथ थोड़ी स्कैम कर रहे हैं। ये खाली आपका पैसा, टैक्स और मेहनत, आपके सब कुछ ले रहे हैं। ये सब कुछ, कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने आपके पास। देख लो क्या छोड़ा है। माँ बाप आपकी नहीं सुनते। ये वाली पीढ़ी जितनी बैठी है ये ऐसी है। पहले तो उनसे पिटी जो माँ बाप थे, अब जो औलाद बाप बन के बैठी है उससे पिट रही है ना, है कि नहीं? दोनों से पिट रही है ये ट्रांजिशन वाले हैं। सारे दौर देख लिए इन्होंने, बिना टीवी का भी देख लिया, फिर रेडियो आई, फिर टीवी आया, फिर फ्लैट टीवी आए, अब मोबाइल आए, अब मोबाइल फेंकने को हो रहे हैं दोबारा से, वैसे ही होने वाले हैं ये। अपने बच्चों ने सिर्फ मोबाइल में ही पैदा हुए हैं वो। अब ये वाली पीढ़ी ही समझ सकती है इस बात को। अगले वाली पीढ़ी को बताएंगे ना कि हम 15 एकड़ की खेती किया करते थे भाई, 40 बीघा था और सारे जने मिलकर काट दिया करते थे गेहूं मिलकर ना खेत में। तो नई वाली पीढ़ी का बच्चा पता क्या कहेगा, है बकवास करता है यार, हाथ से भी काट सकते हैं क्या इतना गेहूं? वो तो ऐसे बोलेंगे ना, बिना मशीन के थोड़ी संभव है, संभव ही नहीं है। बड़ा ना हम 20-20 भैंस रखते थे, हाथ से ही काट दिया करते सब कन्यार। उन्होंने पागल हो रहा है, पागल है, आदमी कैसे काट देगा? उसने कभी करके देखा ही नहीं इतना काम। हम कहेंगे सबका गोबर हम ऐसे उठा के ले जाया करते थे टोकरों में भर भर के, और फिर गिर के आया करते थे, फिर ऐसे करते थे। आपको यकीन ही नहीं करेगा वो, अगर होता हुआ ना देख ले तो जब तक। और नई पीढ़ी में आप बताओगे कि समाज में बिना बीमार हुआ समाज हमने देखा है। मैंने पूरे गांव में एक भी बीमार ना हो वो दौर देखा है, या आपने ही देखा है बस, और आप ही बता सकते हो इसको। अगर आप लोग जो वैक्सीन वाला असर अगले महीने तक, अगले साल तक हो गया तो फिर आगे बताने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बता लो जल्दी जल्दी। जिनने लगवा रखी उनकी कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये आपने बता दिया तो अगली पीढ़ी थोड़ी बहुत याद रखेगी कि भाई मेरा बाबा कहा करता कि एक ऐसा दौर था जब कोई बीमार नहीं होता था, जब कोई कर्जदार नहीं होता था, जब गांव में हर आदमी के पास काम होता था, जब सबकी बहू बेटी सुरक्षित हुआ करती थी, जब गांव में ब्याह शादी में खूब टाइम हुआ करता था, सिर्फ हाजिरी ला के कन्यादान लिखवाने के लिए नहीं जाते थे, जब कभी किसी टाइम में देसी मतलब ब्याह शादी में भी प्योर खाना दिया जाता था मेहमानों को, आज की तरह रिफाइंड पेला नहीं जाता था। एक तरीका था, आयुर्वेद का भी ध्यान रखा जाता था, किस मौसम में शादी कर रहे हैं इस बात का भी ध्यान रखा जाता था, कैसे परिवार में शादी कर रहे हैं इस बात का भी ध्यान रखा जाता था। एक ऐसा दौर था, ये हमको पता है बस खाली, या हमसे बड़ों को। अगले वाली जनरेशन को ये बातें नहीं पता है। इसीलिए आपकी याद में, आपके डीएनए में वो सारी चीजें अभी पड़ी हैं। आप जब उन पे काम करना चालू करोगे तो संभावना है कि हम अगली पीढ़ी तक वो संदेश देने में कामयाब हो जाएंगे। एक बार वो पीढ़ी स्वाद चख ले बस। भाई आप अपने परिवार में ही देख लेना, अगर आप में से किसी का बच्चे ने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है वो बच्चा, और जिसने लगवा रखी है वो बच्चा, दोनों को रेस लगवा के देख लो, दोनों की कुश्ती करवा के देख लो, दोनों के दिन के उछल कूद का हिसाब लगा के देख लो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वैक्सीन लगवाना बेहतर है कि ना लगवाना बेहतर है। मैं क्या बताऊंगा, कोई डॉक्टर क्या बताएगा? डॉक्टर हर किसी को वैक्सीनेटेड इसीलिए साबित करना चाहता है। वो क्या कह रहा है, जरूरी नहीं है तूने लगवाना है, तू वैसे चढ़वा ले कागज में, क्योंकि वैसे चढ़वा लिया तो भी कागज में तो लगा हुआ बताएगा ना। अब मान लो विष्णु और मैं, हम दोनों ने वैक्सीन मतलब नहीं लगवा रखी, अब सरकार कह दे कि तुम चढ़वा लो खाली, अब इन्होंने चढ़वा लिया, अब ये भाई है सोनी इसने लगवा रखी थी, मान लो इसका बुखार या ये जो ज्यादा बीमार रहता है, इसको हार्ट अटैक है, इसको छल्ले पड़ गए, यो बीमार हो गया, एलर्जी हो गई, यो गड़ गया मतलब सारा। वो कह रहा हूं मैं कदे सच्ची हो जाए, मेरा काली जबान हूं भी किसी का कह दो तो हो ही जावे। तो नहीं कह दो चल कोई तो। मान लो इसके साथ हो रखा है और हम जाकर के
अपना जो डॉक्टर है उसके सामने बोल दे कि इसका तो इसलिए हो रखा क्योंकि इसने वैक्सीन लगवा रखी थी, तो डॉक्टर 1 मिनट में कह देगा तेरा आधार कार्ड नंबर बता, ले यो है तेरा यो नंबर बता, ले तेरे भी लग रही वैक्सीन तो विष्णु के भी लग रही। अब मैं कहूंगा मैंने तो सर्टिफिकेट बनवा रखा, पागल है तो यहां तो ये दिखा रहा है तूने लगवाई हुई है और तू स्वस्थ है, तो ये कैसे कह सकता है कि लगवाए हुए गए? वो कागज को मानते हैं। इसीलिए आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर आपके गांव में आएगी तो बहुत सारे कामों में वो आपको बोलेगी खाली चढ़वा लो, खाली एंट्री कर लो, लेना हो चाहे ना लेना हो। राशन, आप राशन वाले से 5 किलो राशन कोई इज्जत वाला आदमी आजकल लेता नहीं है, लेकिन उसके नाम पे वहां चढ़ रहा है। जैसे किसी का 20 बीघा जमीन है तो 20 बीघा जमीन वाला आदमी कागजों में भिखारी है, वो लेता नहीं है राशन वाले को, कहता तू ले ले यार, तू खर्च कर ले। राशन वाला उसके सिग्नेचर करवाता है, वो उसका अंगूठा लगवाता है, या फिर वो बताता है कि ये आदमी लेके गया है, आपने लिया नहीं, लेकिन कागजों में आपके बच्चों को, आपके दादा मतलब आपके पड़पोतों को बताया जाएगा कि तेरा दादा भिखारी था, सारा 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगता था सुबह सुबह। क्यों जी, बताएगा नहीं क्या? वो रिकॉर्ड बोलेगा। सिसोदिया जी से बात चल रही थी एक दिन, एक प्लॉट का जिक्र चल रहा था इनके घरों में कि घर का ऐसे ऐसे करके ये सरकार के साथ हमारा झगड़ा हो रखा है, कैसे करा जाए इसको। तो इन्होंने, हम लोग वैसे लोगों को बताते हैं, सलाह देते हैं, तो इन्होंने जिक्र कर दिया गाड़ी में चलते चलते कि भाई जी ऐसा कर ले क्या। उसमें क्या था कि हम ऐसा कर लेते हैं, हम दोनों भाई कोर्ट में केस कर लेते हैं आपस में समझ के कि भैया ये मेरे हिस्से की जमीन हड़पना चाहता है और ये मेरा हक दिलवाया जाए, ऐसा करके कोर्ट में केस डाल देते हैं। अब सरकार कुछ नहीं कर पाएगी कोर्ट में जब तक केस पेंडिंग रहेगा। मैंने एक बात कही थी, माँ जी लिखवा जरूर देना, लेकिन आपके पड़पोतों को सरकार ये बताएगी कि तुम राजपूत साले जमीन के चक्कर में भाई भाई की जमीन खाया करता। नहीं समझे? वो तो सीधी जात पे ले जाएगा ना। कागज में तो ये आ गया ना कि एक भाई ने शिकायत करी है कि दूसरा भाई मेरे हिस्से की जमीन खाना चाह रहा है। वो दोनों ने सलाह करके करी थी, लेकिन वो फिर भी कागज में तो तुम अगर ये करना चाहते हो तो पूरे गांव को बिठा के समझा के कि भाई हम दोनों भाई सहमति में करें। इतिहास में तो ये लिखा जाएगा कि हम निकम्मे थे, लेकिन असलियत में तो कुछ और कहानी है ना। इसी तरीके से आपके पास जब आपका पूरा देश फुल समृद्ध था, पूरी तरह से खा सकता था, खिला सकता था, खूब दबा के, जहां गरीब से गरीब आदमी के घर में भी सोना और चांदी होता था। मैंने अपने जीवन काल में मेरे घर में जो मेरी मां को, चाची को मदद करने वाली, जो गोबर सामरने वाली आया करती थी गांव में, जो दूसरी बिरादरी की होती थी, उसके हाथों में चांदी के वो देखे हैं मैंने, मोटे मोटे कड़े और गले में। आपने भी देखे होंगे, गरीबों के घरों में भी है ना। अगर गरीब के घर में भी सोना और चांदी है, क्या उस देश में अनाज की कमी हो सकती है क्या? जहां 2-2 साल का अनाज रखता हो किसान, बताओ आप, सोच के बताओ, अकल लगा के। आपके बाप दादाओं के किसी भी इतिहास की किताब में या कहानी में कहीं पर भी आपने ये सुना है कि आपके दादाजी भूख के कारण मर गए थे, अनाज नहीं होता था गांव के अंदर? सुना है कभी कि गांव में कोई भी आदमी मर गया था? ऐसा सुना कभी? बताओ जरा। नहीं सुना ना। तो फिर वो देश में अनाज की कमी थी वाले अखबार में कैसे आया? नहीं समझे? जैसे इतिहास में आज से 50 साल बाद लाइब्रेरियों में मिलने वाले अखबारों में यह मिलेगा कि एक बीमारी आई थी 2019 में, पूरा देश लॉकडाउन रहा था, 7 साल तक वो बीमारी चली थी। पता है आपको? कागजों में आज भी कोरोना चला हुआ है भारत के अंदर। पता है क्या आपको? कागजों में चला हुआ है आज भी। मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है कागजों में। जिस दिन कागजों में सरकार ये कहेगी कि अब मेडिकल इमरजेंसी हट गई है, 50 साल बाद की आपके पुते उसी बात को सच मानेंगे, आपकी बताई हुई बात को सच नहीं मानने वाले हैं।
गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं भाई? आज आपको जानकारी लेनी हो इतिहास की तो क्या कहता है, पिछले अखबार उठा के देखेंगे, वो पिछले अखबारों की जानकारी आपको कहां से मिलती है? लाइब्रेरी से, किताबों से और इंटरनेट से। इंटरनेट पे जितनी जानकारी है उसको एडिट किया जा सकता है, किया जा सकता है। अखबारों के पेज सिर्फ लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो सारी लाइब्रेरियों में सारे अखबारों के पेज बदले जा सकते हैं। किताबों का डेटा मैनिपुलेट किया जा सकता है। असली ज्ञान देने वाली किताबें गायब की जा सकती हैं। इंटरनेट से असली वीडियोज को डिलीट किया जा सकता है। अरे बताओ तो सही, एक बार अकल लगा के। किया जा सकता है ना। इसका मतलब जितनी जानकारियां आपको स्कूल में दी जा रही हैं आपके पुरखों के बारे में, वो सारी झूठी हो सकती है। है इस देश में भूख के कारण, भूखमरी के कारण या अनाज की कमी के कारण हरित क्रांति नहीं लाई गई थी। जिस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के नाम पर उन्होंने कौन सा अवार्ड दिया था? पद्मश्री दिया था, भारत रत्न। उसको स्वामीनाथन को अवार्ड दिया था उसके लिए कि तुमने किसानों के लिए आयोग बनाया था, तो तुमने जानकारी। उस स्वामीनाथन की जो बेटी है सुमैया, डॉक्टर सुमैया स्वामीनाथन करके, पता नहीं क्या नाम था जनौर का उसका, वो WHO की चीफ साइंटिस्ट थी कोरोना के टाइम पे, जिसने कोरोना की वैक्सीन को प्रमोट किया था। और आपको यह नहीं पता है कि जितना फार्मा कंपनियां हैं, जितना WHO है, उस WHO को फंडिंग देने वाला वही रॉकफेलर है जो हरित क्रांति को रिकमेंड करने वाला रॉकफेलर था। आज गूगल पे सर्च करो कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन किसकी रिकमेंडेशन पे आई? रॉकफेलर फाउंडेशन के। तेल के कुएं किसके पास है पूरी दुनिया में? रॉकफेलर फाउंडेशन। जितने जितने यूनिवर्सिटीज के सिलेबस होते हैं, कॉलेज के सिलेबस होते हैं, WHO का सिलेबस है, मेडिकल फार्मा का सिलेबस है, किसका बनाया हुआ है? रॉकफेलर फाउंडेशन। यानी आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो भी आपको दिया जा रहा है, खाने में जो दिया जा रहा है, वो सारा का सारा एक ही परिवार दे रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ। अब ये बात आपको समझाने में बहुत जोर लगेगा, क्योंकि बच्चों को बचपन से सिखाया गया है व्यवस्था के 4 पिलर होते हैं। एक ब्यूरोक्रेसी है, एक या न्यायपालिका है, एक विधायक पालिका है, यही बताया जाता है ना? है यही बताया जाता है। कभी आपके बच्चे को बताया उन्होंने कि सबसे बेस्ट तरीका पंचायती राज है? कभी भी उन्होंने स्कूल में आपके बच्चों को नहीं बताया कि बीमार होकर दवाइयां खाकर कंपनियों को अमीर बनाने से बेहतर है बीमार ही ना पड़ो? कभी वो नहीं बताएंगे कि आपके जो पुरखे हैं वो 7-7 फुट के जवान हुआ करते थे, जो 150 साल जिंदा रहते थे। और आज वो कह रहे हैं कि जर्मनी के साइंटिस्ट ने एक ऐसे जीवाणु की खोज कर ली है जो आप खाएंगे तो आप 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। हमारे वाले पहले ही रहते थे। अंगूर के बीज से उन्होंने एक नया वो निकाला है कि उससे एक ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं कि आप 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वो ये कभी नहीं बताएंगे वो देसी अंगूर की बात हो रही है, हाइब्रिड की नहीं। वो आपको मैनिपुलेट कैसे करते हैं इसका अंदाजा आपको ये इस बात से चलेगा कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी गाय के लिए प्रचार करेगा, उस वक्त उस नरेंद्र मोदी के साथ जो फोटो खींचेगी वो सुअर की खींचेगी, जिसको अमेरिकन गाय बोलते हो आप, HF सुअर बोलते हैं हम लोग उसे। गाय नहीं है वो, उसका तो ना न्यू पता है, गाय है कि भैंस है, दोनों का मिश्रण है, सुअर का जीन है, क्या है उसका कुछ पता नहीं है। देखी होगी आपने फोटो, सर्च करो नरेंद्र मोदी की फोटो गाय के साथ, वो मिलेगी अमेरिकन गाय की। और जब ये आएगा कि गाय की डकार से अमोनिया ज्यादा आती है, तब देसी गाय की फोटो छपेगी अखबार में। समझ गए? गाय के दूध में अच्छा क्या होता है, जब यह बताना होगा तो अखबार में अमेरिकन गाय की फोटो छपेगी। असलियत में वो दूसरी गाय है, जिसका नुकसान है वो अमेरिकन और HF है, हाइब्रिड है, और जो फायदे वाली चीजें हैं वो देसी है, लेकिन अखबार में उल्टा छपेगा। और आपने कभी गौर ही नहीं किया
आपने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया, आपने लिखित किसी सरकार को, किसी एजेंसी को दिया नहीं, विज्ञापन एजेंसी को आपने दिया नहीं, तो कहीं ऑब्जेक्शन एंटर नहीं, कहीं ऑब्जेक्शन में एंट्री नहीं, तो आपके बच्चों को पता नहीं, और उनको पता है कि सबको बेवकूफ बनाया जा चुका है। ये सब मान चुके हैं कि घी नहीं खाना चाहिए। वो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अरे भैया, बैड कोलेस्ट्रॉल उस सुअर के घी से जो है उससे बढ़ता है। हार्ट अटैक जो होता है वो सुअर का घी खाने से, सुअर का घी, पता है ना, समझ गए ना आप, HF का घी खाओगे तो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल, तो हार्ट अटैक के चांसेस आएंगे। अपनी गाय वाले घी से नहीं आते, लेकिन इन हरामखोर डॉक्टरों ने पूरी पीढ़ी को यह बता दिया कि घी खाने से नुकसान होते हैं। हमारे वालों ने भैंस रखनी बंद कर दी, गाय रखनी बंद कर दी, गाय रखनी बंद कर दी, भैंस रखनी बंद कर दी, तो अब आप लोग जोड़ की क्यों चिंता करोगे? फिर तो लैट्रिन का पानी जोड़ में जावे तो जाने दो पूरे गांव की लैट्रिन का पानी। और ये लैट्रिन का पानी की नाली भी उन्होंने ही पक्की करवाई। अगर नाली कच्ची होगी तो पानी पी जाएगी वो धरती, लेकिन ना, पानी नीचे नहीं जाना चाहिए, पानी सारा जोड़ में जाना चाहिए। इसलिए पक्की करो ताकि सारी लैट्रिन जोड़ में जाए, तो लोग अपने डंगरों को पिलाना बंद कर दें जोड़ से, तो जोड़ की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, तो कल को सरकार का कब्जा होना आसान हो जाएगा। गांव वाले यूज तो कर दे ही नहीं, तो सरकार ले लो। फिर गांव में वहां निर्मल सरोवर योजना के नाम पे फिर 2 करोड़ की ग्रांट खा ली जाएगी, है कि नहीं? और फिर क्योंकि आपके गांव में डंगर नहीं है, गांव में कोई भैंस नहीं, गाय नहीं पढ़ते आप, तो अब आपकी गाय को चरने के लिए जंगल भी नहीं चाहिए, तो फिर जंगल का भी कोई काम नहीं बचा। लकड़ी भी आपको सिलेंडर फ्री में दे ही देंगे, तो आपको लकड़ी जो है जलाने के लिए भी नहीं चाहिए। फिर आप कहते हैं आंखें खराब होती हैं, उससे पोल्यूशन होता है, इसलिए आप लकड़ी जलाओगे भी नहीं। फिर आप गैस की रोटी खाओगे तो आपके पेट में गैस बनेगी। अब कह रहे हैं कि गैस की रोटी खाने से कैंसर होता है जी, हमारे सारे जंगल काट के वहां फैक्ट्री लगा दी। कितने बेवकूफ बनाए हमको, नहीं? अब कह रहे, जब सारे जंगल कट गए ना, अब रिसर्च आ गई कि गैस की रोटी खाने से जो है वो पेट में गैस बनती है और कैंसर होता है। फिर हम लकड़ी ढूंढने चलते हैं तो लकड़ी नहीं मिलेगी, फिर ढाबे पे मिलेगी 80 रुपए की रोटी चूल्हे में बनी हुई। अरे हम तो खाया करते रहे। कौन रोवेगा इस बाग ने? अमेरिका में सबसे महंगी रोटी मिलती है, स्मोक्ड ब्रेड बोलते हैं उसको। वो स्मोक्ड ब्रेड मतलब चूल्हे की रोटी, मतलब धुएं वाली। वो कह रहे हैं कि धुएं में जो चीज पकती है वो फायदेमंद है। अरे हम लोग तो दूध भी जब पकाया कर देना सुबह से लेकर रात शाम तक, जो लाल कर लिया करते, तो उस जगह को भी इतनी छोटी बनाया करते कि वो धुआं वहीं के वहीं जमता रहे। हम तो दूध भी स्मोक्ड यूज किया करते थे, रोटी भी स्मोक्ड, सब्जी भी स्मोक्ड। अब स्मोक्ड सब्जी का जमाना अमेरिका में आया मेरे भाई। पहले हमारे सारे घर पक्के कर दिए, सारी गलियां पक्की कर दी। ईब मैं मेरे एक रिश्तेदार के यहां दिल्ली जा रहा था, वो एक बुग्गी उन्हें माटी की मंगा रखी थी, छत पे प्लास्टिक घेर के उन्हें माटी घेरी। मैं या क्या था, बोला बालक खेल लेंगे। ओ तेरे की नास। अरे सारे गांव ने पक्का करने पर लग रहे, बोला मेरी गलियां पक्की नहीं करते। अरे बोलो, कच्ची गलियां ही आपके बच्चों को सेफ और सुरक्षित और हेल्दी रखेंगी। कौन समझाएगा कि हमारे घरों में कच्चा होना मतलब प्रकृति के साथ और परमात्मा के साथ सीधा जुड़ना है। सोचो आपके घर में 3 महीने का बच्चा है और वो खाट पे सोने लग रहा है और वो गिरड़ के नीचे पड़ गया, तो ये बताओ, जब कच्चा होगा तब सेफ है या पक्का होगा तब सेफ है? ईब डॉक्टर बिशुरराव राय चौधरी बतावे, बोला 0 वोल्ट पे रहा करो, तुम नंगे पैर रहा करो। अरे खसमो, कच्चा घर में होगा तो सब दिन नंगे पैर घूम सको है। इब कहा डॉक्टर BRC, बोला नंगे पैर रहा करो, और बोला मैट लावांगे 0 वोल्ट बताओ, मतलब सारी माटी ने खत्म करके सारा घर पक्का करके फिर मैट लावे 0 वोल्ट वाला। अब कितने बड़े गधे हैं। मतलब आप लोगों को इतना क्रिस्टल क्लियर वो सब बताते हैं, लेकिन वो बताते टुकड़ों में है। अगर उस सारी तस्वीर को इकट्ठा नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। और वो सारी तस्वीर इकट्ठा करना हमको सिखाया ही नहीं किसी ने,
क्योंकि स्कूल में मैडम ने, मास्टर जी ने सिर्फ इतना सिखाया कि जितना यहां लिखवा दिया उतना ही लिखना है, उतना ही याद करना है, उतना ही पेपर में देना है, जब भी पूरे नंबर आएंगे, नहीं तो फिर पीटीएम में डांट पड़ेगी मम्मी की। है तो हम बच्चों को क्या कह रहे हैं कि देखते हैं मेरा बच्चा कितना अच्छा गुलाम है। जो जितना अच्छा गुलाम होगा वो उतने अच्छे नंबर लेके आएगा, वो ही उतना बेस्ट स्टूडेंट होगा। वही गुड बॉय है, गुड बेबी। बैड बॉय कौन है? जो सवाल पूछ लेगा, जो आपकी बात को कह देगा क्यों। जो सा बालक ने कहा ना क्यों, उसने कहा जवाब लड़ावा है। फिर वो बड़ा होने के बाद पुलिस वाला कहे मास्क लगा ले, तो वो यूं भी नहीं पूछता क्यों। वो कहता है इन्हें कहा है तो ला ले वही, क्योंकि बचपन से हम कहते हैं होई बैठ जा पुलिस वाले आओ आगे तक। पुलिस वालों से डरना हम ही सिखाते हैं ना। आपने वो केस सुना होगा ना, छत्तीसगढ़ में एक लड़की को किडनैप कर लिया गुंडों ने, कुछ लोगों ने, 4-5 बच्चों ने, और वो उनसे 2 बार छुट के भागी, और दोनों बार सामने पुलिस वाले बैठे मिल गए उसको। उनको देख के फिर छुप गई, उन्होंने फिर पकड़ ली। क्योंकि बचपन से पुलिस वालों से डरना ही सिखाया था घर वालों ने। समझ गए ना? तो वो हमें ना पुलिस वालों से सवाल पूछना सिखाया, ना उनसे टैकल करना सिखाया, ना ये बताया वो किस लिए है, ना पुलिस वालों को बताया कि तुम किस लिए हो। उनको भी नहीं बता रखा किसी ने कि तुम किस लिए हो। उन्हें न्यू लगा हम तो सिर्फ नाके पर रोक के हफ्ता ऊपर बचाने खातर है बस। उन्हें तो यही है भाई, ऊपर मंत्री जी ने कहा इतना आना चाहिए महीने का, इतना नहीं आया तो बच्चा जेब दे, हमने क्या पता है सच्चो तो इतने में पोस्टिंग हो रही है तेरी। यह सेटलमेंट है ना, इतने रुपए महीने की सेटलमेंट है। मतलब पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से उन लोगों ने खराब किया कि हम कब अपने बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने लगे हमें ही पता नहीं चला। हम कब बिगड़े, हमने कब हमारे बच्चे बिगाड़े, हमने कब अपना परिवार खुद अपने हाथों से खत्म किया। और हमको कैलकुलेशंस नहीं सिखाई किसी ने, हमको किसी ने देखना नहीं सिखाया, ऊपर से देखना नहीं सिखाया, और वो लोग ऊपर से देख करके हिसाब लगाते हैं। और वो सब कुछ जो भी करते हैं आपको बता के करते हैं, जो भी वो करते हैं बता के करते हैं। कभी भी वो आपसे छुपा कर कुछ नहीं करते। लेकिन वो बताएंगे कहां? एक बात यहां बताएंगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो आपको सिर्फ इतना बताया, टाइम नहीं है आपके पास ना फालतू किसी चीज। आप देखो, आप ज्यादातर लोगों के पास जाओगे तो सब क्या करेंगे, टाइम नहीं है भाई। अब उसको आप शाम को ये पूछकर आपने कि बहुत से लोगों को बोला होगा भाई चल रहे वहां ट्रेनिंग है, आप में से किस किस को बोला कि टाइम नहीं है? हाथ खड़ा करियो आपके जानकारों ने। अब एक काम और कर लेना, बस शाम को उसी बंदे को जिसने ये कहा था टाइम नहीं है, फोन करके बस एक न्यू पूछ लियो नको आज ऐसा क्या करा था जो तूने अपने परिवार के लिए या समाज के लिए किया हो, या कुछ भी ऐसा जिसमें नया प्रोडक्टिव कुछ करा हो, तो पता चलेगा दे वर बिजी डूइंग नथिंग। मतलब वह ठाली थे, और वह ठाली थे उसमें बिजी थे, ठाली होने में बिजी थे वह। है कि नहीं? मतलब उनको किसी की चुगली करनी थी, गांव में घूम के आना था, मोबाइल पे एक एपिसोड पूरा करना था, गेम आधा रह रहा था वह पूरा करना था, या फिर कोई और 2-4 आधा खाम खाई और सुना वाले फोन करने थे, चैटिंग करनी थी, फेसबुक चलाना था, कमेंटा के जवाब देने थे, यूट्यूब पर वीडियो देखनी थी, इतना ही काम था बस उनका। ना वह खेत में गए, ना उनने परिवार के लिए कुछ किया, ना उनने खेत में कुछ करा, ना कुछ नहीं करा उनने। अब ये बात हमें जब समझ में आ जाए कि ये मानसिकता कैसे बनी उनकी। सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हैं कुछ लोग, देख क्या इमेजिन कर लेते हैं ना। किस किस ने इमेजिन कर लिया? मैं वो कहा करूं मगर, मैं वो कहता हूं मगर सुबह सुबह एक ट्यूब में से वो लेटरिन से निकाल के रखा करें,
लैट्रिन जैसी हो, ठीक है। अब वो रख ले और उसने फिर मुंह बला लें। अब किसी ने आज तक उस बोतल पे, उस टूथपेस्ट पे ये नहीं देखा इसमें है क्या क्या। हमें आदत नहीं है देखने की। तो हमारे पढ़े लिखे बच्चों को देखो कितना, मैं आपको ये गलत इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती है उसको समझना आप। हमारे बच्चों को उन्होंने दिमाग खराब किया कि टूथपेस्ट करना क्यों जरूरी है। पहला उन्होंने रीजन बताया कि चमकते हुए दांत हो जाएंगे उससे, मजबूत मसूड़े हो जाएंगे उससे, और तीसरा मुंह की बदबू चली जाएगी उससे, लड़की नजदीक आ जाएगी या लड़का नजदीक आ। ऐसे ही बताया ना, ये तीन ही कारण बताए, इसलिए करते हैं, इसलिए लड़के ऐसे ऐसे करके वो देखते हैं भाई मेरे सांस में तो बदबू तो नहीं आ रही। अब जो लोग टूथपेस्ट करते हैं किसी से पूछना, मैंने तो पूछ के बता रहा हूं, मैं तो आपको पूरी रिसर्च करके बताने लग रहा हूं। मुझे आज तक एक भी लड़का या लड़की नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि टूथपेस्ट से उसके मुंह की बदबू चली गई हो। आप लोगों ने भी खूब करके देखी होगी, करके छीक लिया यार, दिन में 10 बार करो तो ही 5 घंटे में फिर बदबू हो मुंह में ना उन दियो तो बताओ भाई। यानी टूथपेस्ट से तो बदबू नहीं जाती है, वो बदबू जाएगी अगर तो वो मुंह के साफ रहने से जाएगी, वो भी वो वाली बदबू जो दांतों के बीच में फंसा हुआ खाने का कोई आइटम है उसके गलने से होने वाली जो बदबू है वो जाएगी सिर्फ, लेकिन जो बैक्टीरिया की बदबू है वो नहीं जाएगी कभी भी, कभी नहीं जाएगी वो बदबू, ठीक है। अब फिल्मों ने हमारे को सिखाया है कि मुंह नजदीक लगा करके ही प्यार किया जा सकता है, तो बदबू जानी नई नौजवान पीढ़ी के लिए जरूरी है, ऐसे ही ना। उसको आप उस डिफाइन करना, आप उसको, अंग्रेजी फिल्म कुछ और बता रही है प्यार का मतलब, इधर से टेलीविजन ने बता दिया कि तुमको बदबू भगाने के लिए करना पड़ेगा। अभी तक किसी डॉक्टर ने आपको यह नहीं बताया गांव में आकर के, ना किसी आयुर्वेद वाले ने, ना किसी उसने एलोपैथी वाले ने, कि मुंह के अंदर 99% बैक्टीरिया आपके फायदे के लिए है। यानी कि और वो क्या कहता है टूथपेस्ट वाली एडवर्टाइजमेंट वाला, के मुंह के 98% बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, 99% को। यही हाथ के ऊपर साबुन लगाने वाले, जो साबुन धोने वाला एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना कि 99, मैं क्यों एडवर्टाइजमेंट करूं कंपनी की वो कहता है कि 99% बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। यह किसी ने नहीं बताया कि हमारी जो स्किन है उसके ऊपर 99% बैक्टीरिया आपके फायदे का है, और जो 1% जो खतरनाक बैक्टीरिया है उसका ना टूथपेस्ट मुंह के अंदर कुछ बिगाड़ पाता और ना वो साबुन यहां स्किन के ऊपर कुछ बिगाड़ पाता। ये हमारी स्किन पे जो बैक्टीरिया है ये हमारे गट के बैक्टीरिया से बात करता है, रेगुलर बातचीत चलती है, यहां टेलीपैथी चलती है। वो कैसे पता चलता है कि जैसे ही आप किसी चीज को हाथ लगाते हो ये वाला बैक्टीरिया जो स्किन पे है ये बताता है ओह ये तो कागज है, खान का को नहीं रहे। जैसे ही चावल में हाथ डालेंगे तो कहो खान की चीज आन लाग रही, तैयार हो जाओ। ये जो स्किन के ऊपर बैक्टीरिया है ये अंदर के बैक्टीरिया को बोलेगा चावल आ रहा है, चावल वाली रेडी हो जाओ सेना, दूध आ रहा तो दूध वाले तैयार हो जाओ। अलग अलग है ना उस बैक्टीरिया, उसको तोड़ने वाले, चावल को तोड़ने वाले अलग हैं। तो वो हाथ से जब हम खाना खाएंगे तो हाथ से खाना खाते ही ये वाला बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को मैसेज भेजेगा, बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड। 48 डिग्री टेम्परेचर है, मुंह इतना इतना ज्यादा है, 10 ग्राम है या 5 ग्राम है, और चावल और दाल दोनों चीज है, और वो इतनी देर में आने लग रही है, जितना हाथ से यहां से जो मुंह लगेगा तैयार हो जा। तो पहले मुंह वाला तैयार हो जाएगा, पहले मुंह में कटेगा वो, अपन दांत से उसको काटेंगे तोड़ेंगे, फिर वो जाएगा यहां से और फिर नीचे तैयार पावेंगे वे लेकर गड्ढा चालू हो जाएंगे। वो पूरा सिस्टमैटिक सिस्टम है। ये नए बच्चों को समझाने वाले आइडिया से बता रहा हूं मैं आपको, आयुर्वेद वाले ज्ञान दूसरे तरीके से देंगे वो उन पर ले लियो, ये देसी तरीका है समझाने का, ठीक है। वो नीचे जाकर काट देगा। अब एक गड़बड़ हो जाएगी कि मान लो आपने ले रखी है स्टील की चम्मच हाथ में, अब ये वाला बैक्टीरिया बता रहा है नीचे वाले को कोई चिंता की जरूरत नहीं है, लोहा उठा रखा है मालिक ने, कोई टेंशन नहीं, यो खाने का नहीं है, लोहा खाने का ही नहीं। अब वो जैसे ही उसमें चम्मच भर है
तो स्किन तो यहां टच है ना, स्किन का तो चावल टच हो या नहीं, या कुछ भी सब्जी टच हो ही नहीं। तो वो जैसे ही मुंह में जावा है, मुंह में तू तो कह रहा था बोला स्टील है, ये तो चौड़ आ गए। अब अचानक से मान लो दुश्मन आता हो तो लट पहला ठा रखा हो तो एक तो देख ही सका, कमजोर भी होंगे तो भी, लेकिन अचानक से ही नहीं इतना नजदीक आ जाए तो फिर वो बैक्टीरिया को जितना जितना कटा कट गया, बाकी चला गया। जितना कटा कट गया कोई दिक्कत नहीं, तैयार तो थे ही नहीं, तो जितना होया हो गया ठीक है। नीचे वाले भी तैयार नहीं थे, इतनी बार में कोई तैयार होया नहीं तो ठीक है, इसलिए फिर वह चर्बी बढ़ दी जावे। देखोगे आप ना, जो काम करने वाले लोग हैं जो हाथ से खाते हैं उनके पेट आपको कभी बड़े हुए नहीं मिलेंगे। क्यों? ये बैक्टीरिया, हाथ वाला बैक्टीरिया को पेट वाला बैक्टीरिया बताता रहता है इतना माल आ लिया, ये हाथ न रोक दे भाई, इतना आ लिया, जितना चाहिए था उतना मिल गया है। कभी भी ओवर ईटिंग या पेट बढ़ने की उनको कभी भी शिकायत नहीं होगी जो हाथ से खाते हैं। जरूरत से ज्यादा केवल चम्मच से खाने वाला आदमी ही खा सकता है, उन्हीं के पेट बढ़ते हैं, उन्हीं के ज्यादा तोंद बढ़ती है। देखो जितने ज्यादा शौकीन होकर खाते हैं, ये बिल्कुल साइंस है, ये कोई कहानी नहीं है। और ये हम अपने बच्चों को यदि केवल इतना सा बता दें कि नीचे बैठकर किस बर्तन में खाने आया, चीजें डलनी है, किस हाथ से खाना है कि कैसे खाना है, आप बता दो। अगर आप हाथ से खाओगे कभी भी ज्यादा गर्म खा सकते हो क्या? ज्यादा ठंडा नहीं खा पाओगे, ज्यादा गर्म नहीं खा पाओगे, और पहले से हमारा शरीर तैयार होगा उसके लिए। और इतना साइंटिफिक थे हमारे बुजुर्ग, उन्होंने आपको मतलब मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आपको खराब किया। घुटने केवल उनके खराब हैं जो या तो सारा दिन खड़े होने वाला काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, या सारा दिन बैठने वाला काम करते हैं कुर्सी पे, या कार में ट्रैवल करने वाले लोग। जो लोग ऐसे पालथी मारकर बैठ जाते हैं या बैठने की आदत होती है, उनके घुटने आपको कभी खराब नहीं मिलेंगे। देख लो आप कैलकुलेट करके, पालथी मार के जो बच्चा पढ़ेगा उसकी रीढ़ की हड्डी भी सॉरी चेयर के ऊपर या बेंच के ऊपर बैठ के पढ़ेगा, उस ज्यादा देर तक बैठा रहेगा, आधे घंटे से ज्यादा, तो उसकी रीढ़ की हड्डी भी खराब होएगी। इसीलिए आपके बच्चों को सभी स्कूलों में बेंच ला करके दे दिए गए। आपको पता ही नहीं चला कि आपके बच्चों को बीमार करने के लिए बेंच है, सुविधा के लिए नहीं है। और ये उनको पता है साइंटिफिकली। जो शरीर एसी में रहेगा वो बीमारी के लिए वल्नरेबल है। जिस शरीर से पसीना निकलता रहेगा वो शरीर बीमार होगा ही नहीं, क्योंकि टॉक्सिन्स को बाहर निकालता रहेगा जो शरीर, उसमें टॉक्सिन जमा ही नहीं होएगा। डिप्रेशन में एसी वाले ज्यादा जाते हैं, खेत में काम करने वाला आदमी आपने डिप्रेशन में नहीं देखा होगा कभी भी, बस उन्हें बैंक के चक्कर में ना फंस रहा हो बस। हमारी बातचीत अगर टू वे नहीं है, दोनों तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है, अगर आप लोग हंस नहीं रहे हो, आप उदास नहीं हो रहे हो, आपकी आंखें ऐसे नहीं खुलती हो ऐसा बना है नहीं बना है, तो मैंने समझूंगा कि अपनी बातचीत नहीं हो रही है। इसका मतलब वहीं पे हमारा सीखना बंद हो जाएगा। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा था, आपके स्कूल में 35 मिनट का लेक्चर जो मैडम पढ़ाती है वो वन वे चलता है। आपका बच्चा कुछ नहीं सीखता है, कुछ भी नहीं। और ऑनलाइन का तो मतलब ही नहीं है। जब तक आंखों में आंख नहीं मिलती, जब तक न्यू नहीं पता लगता कि यार यू मानस बैठा था, यू मेरी सुनन लाग रहा था, अगला भी नहीं सुनता, अगले तक बात भी नहीं जाती। ठीक है, एक आदमी के पास 45 मिनट 40 मिनट की क्लास है और 20 से ज्यादा बच्चे होंगे, तो वो आदमी उन बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकता। और आप में से किसी का बालक ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ता जरा 20 तक कम बच्चे हों। प्राइवेट स्कूल कभी ये व्यवस्था आपको बना के देगा नहीं, और अपने स्कूल बनाने के विषय में आप कभी सोचते नहीं। बना लोगे तो सिलेबस उनका पढ़ाना पड़ेगा, और वो सिलेबस में वही चीज डालेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपके ये वाली बिल्डिंगें मुगलों ने बनाई थी, ये वाली अंग्रेजों ने बनाई थी। मारे पुरखे मूर्ख थे क्या? मारे वाला ने कुछ नहीं आवे था बनाना।
समझ रहे हो? वह मुगल जो है वहीं आए थे सारे शिल्पकार। अरे मिस्त्री तो मारे ले रखे थे, साइंटिस्ट तो मारे थे। जो दिल्ली के अंदर लोह स्तंभ बना हुआ है, जो लोहे का है, वो इतने सालों से खराब नहीं हुआ, वो मारे वाला ने बना रखा, मेटलर्जी वाला ने। शीशे से सोना बनाने की कला हमारे पुरखे जानते थे। लेकिन वो क्या कहते हैं, भला फिर ये ताजमहल बनाने के बाद वहां काम करने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे, तो हमने मान लिया कि उनके हाथ कटने के बाद हमारी कला खत्म होगी। तो कितनी कमाल है। हमने इनडायरेक्टली तो मान लिया ना कि हमारी कला खत्म हो गई, वो उन्होंने तो सारे कटवा दिए थे, बाकी कोई बचा ही नहीं था कारीगर। तो हमें लगा अब कारीगर बच्चे ही कहां है। अरे भाई, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी उपयोगी चीजें हैं, उन चीजों को उन लोगों ने गरीबी की निशानी बता दिया। वो कहते हैं कि भारत तो सपेलों का देश है। वो असलियत में ये कहना चाह रहे थे कि ये सांप और बिच्छुओं के साथ भी प्रेम से रह सकते हैं। असली कहानी ये थी कि ये प्रकृति के साथ रहने वाले लोग हैं। ये अपने घरों के आसपास पड़े हुए बोझड़े को औषधि रूप में मानते हैं और नहीं काटते हैं। वहां पर सांप बिच्छू रहते हैं, वहां घूमते रहते हैं, कोई नहीं काटता किसी ने, क्योंकि पता है कि 90% 95% से ऊपर सांप तो जहरीले होते ही नहीं। ये तो हमारे पुरखों को पहले से मालूम था। नहीं समझे क्या बात को? समझ रहे हो वो क्या कहना? वो आपको गलत इतिहास बता के गए कि आप लोग इतने गरीब थे कि आपके पास चप्पल नहीं थी। अरे नहीं भैया, हमारे हर घर में हमारी माँ और हमारे बाप डॉक्टर विश्वराय चौधरी थे, जो कह रहे थे 0 वोल्ट पे रहना सीखो, कोई जरूरत नहीं है चप्पल पहनने की। चप्पल प्लास्टिक की है, प्लास्टिक शरीर के लिए नुकसानदायक है, ये उन लोगों को पता था। इसीलिए अगर कभी कांटों से बचने के लिए कुछ पहनना ही पड़े तो वो पहनो जो चमड़े का बना हो। इसलिए सारी जूतियां चमड़े की बनी होती थी, और वो लोकल हमारा चमार गांव का ही बनाता था, और उन डंगरों से के चमड़े से बनाता था जो मर जाते थे। हर चीज का किस तरह से डिकम्पोज करके काम करना है, ये हमारे सारे पुरखों को मालूम था। अब बताओ कितना मुश्किल है, बताओ भाई। डंगर होंगे तो मरेंगे भी, मरेंगे तो खाल मिलेगी भी, मिलेगी तो जुत्ती भी मिलेगी। जोड़ जुत्ती बनाने लग रहा, उसने अनाज उगा के दे देंगे तो मारा के जा रहा भाई। ईब भी तो एमएसपी मांगते फिर लग रहा कुछ हासिल होता ही नहीं ना, 1 क्विंटल बेच के भी। अरे भाई नहीं दे लो कम से कम। देखो कमाल की बात, बुद्धि कितनी भ्रष्ट है। 1 क्विंटल अनाज कितने का है? 2200 रुपए का बता रहे हैं साहब जी। 5 लोगों के परिवार में 10 क्विंटल अनाज लगता है पूरे साल में। गलत है कि ठीक है जी? 5 लोगों का परिवार हो, 2 भैंस बांध रहा हो और गेस्ट भी आंदे जाते हो, तो 10 क्विंटल अनाज पूरे साल चल जाता है उनका। 10 क्विंटल अनाज की कीमत कितनी है इस हिसाब से? 20-22 हजार रुपया। 20-22 हजार चला के दिखाओ पूरे साल, है ना कमाल की बात। 20-22 हजार रुपए जो उस अनाज को बेच के आपको मिले हैं, वो 20-22 हजार रुपए आपको पूरा साल खिला नहीं सकते, वो महीना भी नहीं खिला सकते अगर आपको अनाज खरीद के खाना पड़े तो। ये दिखाई नहीं दे रहा हमको कि किसान की मेहनत को कैसे खत्म किया जा रहा है। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है ये, कि दर्जी की मेहनत भी खाई जा रही है, चमार की मेहनत भी खाई जा रही है, वाल्मीकि की भी खाई जा रही है, मेहनत कश की भी खाई जा रही है, मिस्त्री की भी खाई जा रही है, लकड़ी का काम करने वाले की भी, सुनार की भी, कुम्हार की भी, लोहार की भी, कपड़ा बनाने वाले की भी, सबकी खाई जा रही है। एक छोटी और कैलकुलेशन बता देता हूं। हम लोग अभी वर्धा गए थे, वहां हमारे स्वदेशी पे काम करने वाले साथी थे किशोर भाई, उन लोगों ने हम लोगों को पूरी कैलकुलेशन बताई। उन्होंने बताया 1 किलो कपास जो है उससे 350 ग्राम रुई निकलती है। रुई से जब पूनी बनाते हैं तो 300 ग्राम में हो जाती है वो। 300 ग्राम पूनी से 300 ग्राम धागा बनता है। 300 ग्राम धागे से 300 ग्राम कपड़ा बनता है, और 300 ग्राम कपड़े का साइज 1 मीटर बाई 1 मीटर है, यानी एक आदमी का कुर्ता पजामा 5 मीटर में बनता है। तो आपको
मात्र 5 किलो कपास चाहिए और 1-2 घंटे में 3 घंटे में आप कपड़ा तैयार कर सकते हो। ज्यादा करोगे पूरे दिन में। कितने किलो? 5 किलो देसी कपास, देसी कपड़ा, देसी धागे से बना हुआ, जो आपकी ऊर्जा को ऊपर रखता है। कंपनी का बनाया कबाड़ नहीं जो आप पहन रहे हैं, ये नहीं, अपने हाथ से बनाया हुआ। कितने में? 5 किलो कपास में। और 5 किलो कपास का किसान को कितना रुपया मिलता है? 350 रुपये एमएसपी है, यानी कि 70 रुपये एमएसपी है। तो 5 किलो का कितना मिला? 350 रुपये में एक कुर्ता पजामा तैयार है। ठीक है, अब आप बता दो, क्या कुर्ता पजामा बनाना नहीं सिखाया जा सकता या सिलना नहीं सिखाया जा सकता? हमारे बच्चों को दोनों सिखाए जा सकते हैं। एक कुर्ता पजामा सिलने की सिलाई कितनी है जी नेताजी? 800-900 रुपए। तो अगर वो एक दिन में अपना कुर्ता पजामा सीख ले तो 1000 रुपए की कमाई होगी उसकी। 1000 भाई, सेविंग इज ऑल्सो अर्निंग ना। बताओ यार क्या कैलकुलेशन है। और हमारे साथ मूर्ख कैसे बनाया गया कि यहां से जब कपास खरीदते हैं वो लोग कंपनियों वाले, तो वो किलो के हिसाब से और क्विंटल के हिसाब से खरीदते हैं और हमको कपड़ा नाप के हिसाब से देते हैं। कितने रुपए मीटर मिलता है कपड़ा? देसी कपास का प्योर कॉटन रेट क्या है? देसी की बात कर रहा हूं भाई मेरे, मैं 1000 रुपए से कम नहीं मिलेगा 1 मीटर है। 1000 रुपए मीटर मिलेगा कम से कम। जिसकी बात मैं कर रहा हूं, मैं प्लास्टिक नायलॉन कबाड़ की बात नहीं कर रहा हूं जो हमको दिया जा रहा है कपड़ा ये बाजार में। असली कपड़ा की बात कर रहा हूं जो हम 350 रुपए में तैयार कर रहे हैं। वो कपड़ा आपको 5000 रुपए में मिलेगा मार्केट से, सेम कपड़ा, और उसका 350 रुपए दिया है किसान को उसने। अगर इतनी सी कैलकुलेशन हमारे दिमाग में आ जाए ना, गांव में हर घर के अंदर अपना कपड़ा फैक्ट्री बना सका आप? नहीं बना सकते क्या? बताओ। ऐसी जगह मैंने देखी है, मैं गया हूं। 14-14 साल का बच्चा, 12-13-15 साल का बच्चा अपना तौलिया, अपना पायजामा, अपना कुर्ता, अपना परना, अपने जरूरत के सारा सामान खुद बना सकता है मुश्किल से 2 दिन के टाइम में। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं लगता मेरे भाई। और सारी चीजों की बात कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन हमको बताए कौन? क्योंकि कहां रह रहे हैं कारीगर? बस ये लिया लाइन कह क्या पेंडा छटा के भाज जाए। अरे जहीं तो रह रहे होंगे, ढूंढ लो ना, कहीं तो रह रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कति नाश हो लिया। ये धरती पे अभी सब कुछ बचा हुआ है और सिर्फ अपन लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। पूरे भारत में और कोई संगठन बता दो जो इन मुद्दों पे बात करता है? कोई नहीं है। तो ये जो अभी तो एक चीज का रास्ता बताया। अगर आपको मजबूरी में पर्यावरण बचाना पड़ेगा, जिस दिन बात समझ में आ जाएगी, अब जाकर करके देखियो टूथपेस्ट, ऐसे लगा कुत्ते गुला धरन लग रहे हो, करन लग रहे हो। नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते तो मुंह तो साफ करना है, मसूड़े तो मजबूत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको या तो बबूल लेनी पड़ेगी या नीम लेनी पड़ेगी या फिर और कोई औषध, या फिर राख। अब राख लेनी पड़ेगी तो भी जंगल बचाना पड़ेगा। नीम चाहिए तो भी गांव बचाना, तो भी गांव में नीम लाने पड़ेंगे। अरे आपने नहीं मिलते, ठीक है नीम खत्म हो गए भाई, तो ईब ला लो, औलाद ने तो मिल जाएंगे। है ठीक है, हमने मान लिया कि नाश हो लिया, इस नाश ने कंटिन्यू करा, ठीक करा इसने, ये तो ठीक करना पड़ेगा ना। अगर औलाद के लिए कुछ समाज चाहिए, बनाना है कुछ तो। और जो पर्यावरण पे काम करने वाले लोग हैं पूरे देश के अंदर, पर्यावरण के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे, पेड़ लगाने के नाम पे नर्सरी खोल रखी है, या जो फ्री में आपको पौधा देते हैं, वो सारे पौधे जेनेटिकली मॉडिफाइड या हाइब्रिड है, वो देसी नहीं है। वो पर्यावरण को खराब करते हैं, जमीन को खराब करते हैं, आपके घर की ऊर्जा को, आपके गांव की ऊर्जा को खराब करते हैं। इसलिए वो पौधे नहीं यूज करने हैं।
देसी पौधों के लिए ट्राई मारनी है तो देसी पौधों के लिए तक एक बार तो ही लाने हैं, कितनी दूर तक लाना पड़ो, क्यों जी? एक ही बार की मेहनत लगेगी और जितने सारे देश के अंदर साथी जुड़न लग रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा जुगाड़ हो जाएगा कि ट्रेन में धर दिया आड़ता तार लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथी जुड़न लग रहे हैं, सारी चीजें बच जाएंगी, चाहे अनाज की हो, चाहे आपके मिलेट्स की हो। पहले हमारे को कह दिया, देखो कितना कितना दिमाग खराब करा हमारा। मैंने याद है मुझे अपने घरों में जो मोटे अनाज की रोटियां बनती थी, और फिर ना महिलाएं जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया करती थी कि गेहूं की रोटी तो मेहमानों के लिए है, गेहूं की रोटी खाने पे अगिया तो उन खातर थी, तने क्यों खा ली? तो गेहूं को उन्होंने इस तरह से ग्लोरीफाई किया, जो कि हमारा अनाज नहीं है, जो कि अमेरिका का अनाज है, जो कि कैंसर के लिए मशहूर है, उन्होंने छोड़ दिया तो हमारे को कचरा पेल दिया, सारा अनाज यहां ले आए, हमको पकड़ा दिया। नेगेटिव मिलेट्स में आता है गेहूं, आपको पता होना चाहिए। अब हमको कह दिया नेगेटिव मिलेट का मतलब है जो गेहूं खावा है, समझो गू खावा है। ये अंग्रेजों ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने इसीलिए इसको त्यागा था और हमको दिया कि सारे का सारे देश को कैंसरस कर दो। हमारे लोगों की हाइट भी तभी कम होनी शुरू हुई है गेहूं खाने के बाद ही, हम कमजोर भी तभी होने शुरू हुए हैं, हम बीमार होने भी तभी शुरू हुए हैं। और अब उन लोगों को सरकार बुला करके रेड कारपेट दे रही है, जो कह रही है कि मिलेट्स खाया करो, ये हेल्थी है। अरे रामजादो वही खाया कर दे, उनको कोई समझाए, हम तो वही खाया करते थे, हमने तो कभी ये कबाड़ खाया ही नहीं था वो। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये गरीबी की निशानी है, अमीरी की निशानी खाओ बढ़िया रहेगा, दातुन करेंगे तो गरीबी की निशानी है, नंगे पैर रहोगे तो गरीबी की, ऐसा बोल रहे हैं वो आपको। वो कह रहे हैं चूल्हा जो है वो गरीबी की निशानी है, तो गैस लेके आनी पड़ेगी। कच्चा मकान अब कह रहे हैं, देखो कमाल की बात, मैंने अपने मोर्चे में भी ऐसे साथी हैं जो अच्छी खासी जमीन वाले हैं, बड़ा प्लॉट है, बड़ा मकान है, और मैं क्योंकि बाहर भी साथी जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि प्लाट लिया जी बलारा जी, मगा अच्छा कितना बड़ा लिया, 500 गज में लिया, मगा अच्छा यहां तो ये करेंगे, यहां तो ये करेंगे, यहां तो बाकी सारी चीज तो बता दी। आखिर मैंने बोला यहां एक कच्ची झोंपड़ी बनाएंगे अपने लिए पर्सनल, और वाह बोले उसमें तो मेहमान आंदे रहूंगे। तो मन गया असली जो मजा है ना कच्चे में भाई, तो यार ना बिजली का कनेक्शन करवा दे, ना यहां पंखा लगवा दे, सिर्फ खुली हवा कच्ची मिट्टी की बनाएंगे। मगर अच्छा ये तो हमारा पहले ही हुआ करता भाई। अब अमेरिका के अंदर अलग से पूरे महल में अलग, अब इंडिया में भी अमीरों की एक अलग से झोंपड़ी है जहां वो अपना टाइम, जहां एक्चुअल टाइम बिताने जाते हैं। किस किसने देखा या सुना है? सुना है? हाथ खड़ा करियो, इसलिए मैं अकेला नहीं हूं जिनको ये बात पता है। अब वो लोग अमीरी की निशानी इसको बोल रहे हैं, अगर आपके घर में कच्चा है तो, अगर मिट्टी है तो, अगर मिट्टी से लिपा हुआ, गोबर से लिपा हुआ, कहेंगे गाय के गोबर से लिपा हुआ है, अरे हम तो इसे तो लिपया करते कसमो, पहले हम तो मारने गरीब कह के पक्के बनवा दिए मकान, इवन मकान पे फिर गोबर लपवाना पड़ेगा हमने तो है। अमीर दिखने के लिए अब दोबारा गोबर लिपना पड़ेगा, इतना गोबर नहीं पावे मोल जाना पड़ेगा, इससे बढ़िया गां बांध लो, गां बांधोगे तो जंगल की फिर रखवाली करनी पड़ेगी, और जंगल की रखवाली सारा गांव करेगा तो गांव के भाईचारा बनाना पड़ेगा, अल्टीमेटली लास्ट में भाईचारे पे आना पड़ेगा, चाहे आप आ जाओ चाहे आपकी अगली पीढ़ी आ जाओ, क्योंकि पूरा का पूरा इन्होंने जो षड्यंत्र रचा हुआ है वो आपको कंट्रोल करने का रचा हुआ है, और जो जनता सरकार मोर्चा आपको बता रहा है वो आजाद करने का रास्ता बता रहा है। अगर आपके पास अपनी जमीन, अपना पानी, अपना बीज, अपनी न्याय व्यवस्था और अपना भाईचारा और अपना गांव पंचायती व्यवस्था है, तो आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, कोई कागज बनवाने की जरूरत नहीं। लेकिन आपके पास अपना कुछ है ही नहीं,
बच्चा पैदा होता है आपका और आशा वर्कर का टिक्का मैं लाऊंगी इसका बीसीजी का। तू क्यों लाओगी भाई? ऊपर तो ऑर्डर है, क्या था ऑर्डर है भाई? अगर बीमार होने तक बचाना तो नहीं, इतनी चिंता है भाई? बीमार हो पीछे भी इलाज करके जाओगी तू? बोला ना, उसका इलाज अपने आप कराइयो। बीमार होने के बाद तो इलाज कराना है अपने आप, और बीमार होने से पहले आपको फ्री में टिक्का देने की बात कहते हैं। उनसे पूछो कि फ्री में कैसे है टिक्का? वो बोलेगा जी फ्री में है। अरे फ्री में कंपनी ने भी फ्री दे रखा है क्या? बोला ना, कंपनी तो पीछे सरकार देवेगी। सरकार में मान लो मोदी बैठा है, मोदी की माली आई थी भाई पीड़िए में, उसके मामा दे के गए थे पीछे, जो से वो देवा है कंपनियां तय, कोरोना की कंपनी तय एक बजट में 30-30 हजार करोड़ रुपए दिया करता, वो दहेज में ले गई थी उसकी मां भाई, वो करते लाया था या उसकी बहू लाई हो? लिया तो नहीं कोई ना। वो पैसा किसका है? जनता का। अगर जनता का ही पैसा उसको वैक्सीन कंपनियों को देकर अगर हमने टीका लगवाना है तो जिन्हें लगवाना होगा अपना दे ही लेगा वो अपने बल का खातर। बोला ना, देश में ना आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है। मगर इसका मतलब क्या है? बोला इसका यो मतलब है कि गरीब लोग भी हैं जो अपने बच्चों को टीके नहीं लगवा सकते, तो उन गरीबों का इलाज फ्री करोगे तब? नहीं बताओ पहले तो उसमें इलाज फ्री नहीं होगा आपका। वहां आपको चाहे जमीन बेचनी पड़ो, चाहे मां के कंगन बिको, वहां तो एम्बुलेंस भी फ्री नहीं मिलेगी, वहां तो कोई ऑपरेशन फ्री नहीं होगा। तो फिर ये इंजेक्शन लाने खातिर इतनी जल्दबाजी क्यों चल रही है? इसके लिए इतने तौड़े क्यों हो रहे? बोला लड़कियों को 8 से 14 साल की लड़कियों को एचपीवी के और सर्वाइकल कैंसर के इंजेक्शन लगाने क्यों लगाने भाई? बोला इससे ना गर्भाशय वाला कैंसर रुक जाएगा, तो जिनका हो रहा है उनका इलाज फ्री करोगे? बोला ना, तो जो आदिवासी लड़कियों के गर्भाशय निकालने पड़े थे 1100 लड़कियों के, जो लड़कियां बीमार हुई थी, जो कभी मां नहीं बन पाई इसी एचपीवी वैक्सीन की वजह से, उनका इलाज किसी ने करा? बोला ना। बिल गेट्स के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो रहा है क्योंकि उसकी वैक्सीन है यार। एक्सपेरिमेंट किया था गुजरात की लड़कियों के ऊपर, लेकिन उस पर कोई नहीं बताएगा, ना कोई नेता बताओगा, ना कोई डॉक्टर बताओगा, ना कोई नर्स बतावेगी। और इसको बताने के लिए हमारे जैसे लोग बोलेंगे तो बोलेंगे अफवाह फैलाता है, बोलेंगे सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, सबूत। अब आपको अपने जो चक्षु खोलने हैं वो इन मुद्दों पे खोलने हैं कि हम अपने बच्चों को कैसा जीवन देने के लिए तैयार कर रहे हैं। उस जीवन देने में हमें कुछ एक्टिविटीज नोट करनी है अपने आप से भाई, हमें कुछ एक्टिविटीज नोट करनी है अपने आप से। अपने आप से कैसे? कि सुबह से लेकर रात तक आप जो भी काम करते हो, और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी काम करते हो, पहला सवाल आपको देखना है, मैं भूल चुका था फिर मैं लिख लूं। पहला सवाल आपको देखना है कि आप वो क्यों करते हो, मतलब वो खुद करते हो या कोई आपसे करवाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी क्या कहा, आपका पक्का मकान आपने खुद बनाया कि आपसे बनवाया गया? वो बनवाया गया है, क्योंकि आपको उन्होंने यकीन दिला दिया कि अमीरी की निशानी है। या मैं भी एमपी में गया था, एमपी में जानते रहो, वहां ट्रेनिंग हुई, तो वहां पर बहुत सारे घर थे एक गांव के अंदर, और मैक्सिमम घर कच्चे थे, और उन घरों की जो बाउंड्री थी वो इस तरीके से थी, लंबी मतलब, और वो इतने हवादार घर थे, किसी घर में पंखा नहीं लगा हुआ था। एक घर था जो 2 मंजिला बना रखा था पक्का। तो मैं वहां उस गांव में रुका, मैंने वहां उनसे पूछा, मैं कहा भाई यो घर किसका है? बोला यो जी सरपंच का है। मगर यो घर इसने पक्का क्यों बनाया? बोला तो पैसे आ रहे हैं उसके पास। देखो कितना कमाल का खेल गजा। गांव के अंदर जो बात प्रचारित है वो ये है कि सरपंच के पास पैसे आए हुए हैं तो उसने पक्का मकान बना लिया है। तो जो भी आदमी अपने गांव में अपने आप को पैसे वाला साबित करना चाहेगा उसे मकान
पक्का बनाना पड़ेगा। तो जब उसके घर में कोई शादी होनी होगी, लड़की के लिए लड़का देखने आएंगे या लड़के के लिए लड़की वाले आएंगे, तो उनको अगर यह दिखाना है कि मेरे घर में पीसा है, तो आपको मकान पक्का दिखाना पड़ेगा। ऐसी साइकोलॉजी हमारी बनाई कि वो आदमी लड़का देखने नहीं मकान देखने आ रहे हैं। अरे उन्हें मकान थोड़ी खरीदना था, उन्हें तो छोरा खरीदना था। लेकिन वो दिखाते मकान है। देखने आएंगे लड़का, दिखा रहे हैं वो मकान। ये दोनों चीजों में अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि अगर फोकस मकान पे, दुकान पे, प्लॉट पे, रुपये पे, नौकरी पे है, तो रिश्ते पे फोकस नहीं रहेगा। इसलिए जिन्होंने भी शादियां मकान से करी है या नौकरी से करी है, मैक्सिमम के रोड़े आज तक निमटे नहीं। मजबूरी में, पंचायतों के दबाव में आकर के तो बेशक तक कुछ भी हो, लेकिन प्रेम नहीं उपज पाया वहां। फिर आपको बताया, अभी तो मैं ये बात बता रहा हूं, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, पहले फिर भूल जाऊंगा मैं, तो पता नहीं कहां से कहां निकल जाऊं। तो पहला तो टास्क है कि वो आपने क्यों किया, वो काम जो भी किया आप कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। दूसरे नंबर पे करना है कि उससे लाभ किसको होना है, अल्टीमेटली उसका लाभ किसको है। और तीसरा, किस कीमत पर आपको वो करना पड़ रहा है, और फिर इसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक कैसे किया जाने में लास्ट लाइन में आप वहां पहुंचोगे जहां आपके और मेरे बीच में कोई मतभेद नहीं हो सकता। जो मैंने आपको बताया था टूथपेस्ट की बात, उस पेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है सोडियम लोरेल सल्फेट, किसके अंदर है। अब आप सारे लोग अपने घरों में रखी टूथपेस्ट को पीछे से पलटोगे तो सारे के सारे ये बता सकते हो कि मैं सच बोल रहा हूं, है कि नहीं। आप जाओगे देखोगे उसके ऊपर लिखा है सोडियम लोरेल सल्फेट। अब गूगल पे जाके सर्च करो कि सोडियम लोरेल सल्फेट का शरीर में क्या असर होता है, तो वहां वो बताएंगे कि थोड़ी से थोड़ी मात्रा भी अगर शरीर में जा रही है तो उससे कैंसर होता है। और जब कोई चीज मुंह में डालते हो तो जीभ के साथ जो चीज टच आती है, जैसे होम्योपैथी की दवाई है, आप सिर्फ 2 बूंद जीभ पे डालते हो। जीभ पे डालने का मतलब है सीधा ब्लड के अंदर मिक्स होना, जीभ पे डालने का यह मतलब है। यानी आप जब सोडियम लोरेल सल्फेट जो भी चीज आप मुंह में डाल रहे हो वह चीज सीधी ब्लड में जा रही है, तो मतलब कैंसर भी सीधा ब्लड में जा रहा है। इससे कोई मतभेद तो नहीं। आपको मसूड़े और दांत ठीक रखने के लिए आपको मुंह का कुल्ला करना जरूरी है, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता। आपको इसके लिए दातुन करनी जरूरी है, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता। दातुन केवल और केवल पेड़ से मिल सकती है, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता। वो पेड़ आपके नजदीक होना चाहिए, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता। अब है कि नहीं ये अब आपको देखना है तो आप वहां से यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको आज लगाना पड़ेगा। इसमें मैं तो लगाऊं नहीं, इसमें मोर्चा क्या करेगा भाई, ये तो समझ गड़ोड़ा है। अब इससे फायदा किसको हो रहा है, टूथपेस्ट कंपनी को फायदा हो रहा है। वो टूथपेस्ट कंपनी वालों की एडवर्टाइजमेंट है तो मीडिया को फायदा हो रहा है। उस टूथपेस्ट कंपनी को ढोने के लिए ट्रक वालों का फायदा हो रहा है, पेट्रोल डीजल कंपनी का फायदा हो रहा है, टायर वाली कंपनी का फायदा हो रहा है, लाइट वाली कंपनी का फायदा हो रहा है, सीट बनाने वाली कंपनी का फायदा हो रहा है। और जब उससे कैंसर हो जाए तो डॉक्टरों का, फार्मा कंपनी का फायदा हो रहा है। अब आपको जानकारी पता चलेगी कि जितनी टूथपेस्ट कंपनियां हैं, जितनी गाड़ी की कंपनियां हैं, जितनी पेट्रोल डीजल की कंपनियां हैं और जितनी फार्मा कंपनियां हैं, सारी रॉकफेलर फाउंडेशन की हैं। यानी बीमारी भी खरीद रहे हो उसी से, उसका जुगाड़ भी उसी से, और उसके नुकसान का फायदा भी। यानी कि पहले कदम से लेकर आखिरी कदम तक, यानी सुबह उठकर टूथपेस्ट करने से लेकर कैंसर की दुकान तक जाने तक एक ही कंपनी का फायदा हो रहा है।
अब ये बात बताने के बाद भी इसका क्या इलाज है, ये मुझे बताना पड़े तो मुझे दीवारों में टक्कर मार के मर जाना चाहिए, है कि नहीं यार? बीमारी बता दी, प्रॉब्लम बता दी, कारण बता दिया, समाधान बता दिया, करण भी मैं जाऊंगा के, पेड्डा भी मैं लगाऊंगा के, दंदन भी तोड़ कर मैं दूंगा के, या मोर्चा देवेगा के? तो बहुत सिंपल फंडा है यार। आपका पेड़, आप उस पेड़ को बचाना चाहते हो तो आपको पड़ोस को भी समझाना पड़ेगा। समझाने की प्रक्रिया इतनी आसान होती तो मैं 4 साल क्यों भोगता, और खाली वीडियो से बात बन जाता तो मैं ऑनलाइन वीडियो ही बना देता, फिर मैंने ट्रेनिंग क्यों रखनी पड़ती? अरे एक बार बताने से काम चलता तो मैं 3 दिन की क्यों रखता, और 3 दिन में काम चल जाता तो 7 दिन की क्यों रखता, और 7 दिन में चल जाता तो फिर दोबारा क्यों रखता, फिर प्रोग्राम क्यों रखते, फिर क्यों दस्तावेज इकट्ठे करते, फिर सारे लोगों को क्यों बुलाते? अगर इससे चल जाता, अगर आपको समस्या का समाधान बताओ, अरे आपको बताने से समस्या का समाधान होता हो तो ये बताऊं सारे समाधान। पहले समझ तो लो समस्या क्या है, प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। इसलिए आपको समझना है, उठने से लेकर सोने तक की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। यही हम लोग अगले सेशन में लेने वाले हैं। सेशन ले ला, अगला कंटिन्यू कर ला। ये तो मैं भूमिका बनाऊं था, कदे सोचते हो जो सेशन था ये तो भूमिका थी। अभी हम लोग असली सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा जा आऊं, इन्हें बंद करिए, आगे लेता हूं। इतना आप भी खड़े होगा, थोड़ा स्ट्रेच कर लो अपने हाथ पैर में।